हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज डिस्कस करूंगा व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारत का संविधान है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। और इस टॉपिक के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, या दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का मिला जुला संगम है। इस संदर्भ में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का क्या कहना था, साथ ही साथ जो प्रमुख विधि शास्त्री हैं, है ना, संविधान के ज्ञाता हैं, जिनका नाम है आइवर जेनिंग्स और केसी वेयर, वो इस मामले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को क्या मानते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में टिप्पणी की है। ठीक है, आए दिन ये सवाल पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नेचर क्या है, वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझने चाहिए कि भाई अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली कितने काइंड्स के। तो इफ आई कैटेगराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन जनरल मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के हैं। फर्स्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल यह आता है कि सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका फेडरल है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है यूनिटरी है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, है ना, इनके लक्षण क्या होंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पहचाना जाएगा जिनके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका फेडरल है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका यूनिटरी है। तो अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यूएसए ऐसा कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका फेडरल है। और मैं अगर बात करूं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सवाल यह आता है कि कैसे पहचाना जाएगा कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, जब हम बात करेंगे कि फेडरल जो फीचर्स होते हैं, है ना, वो क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर के हैं, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में होते हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से समझ लेना, अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या मिला कि भाई देखो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न में है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का पहला एलिमेंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स मींस देयर बाई कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां पर आपका जो सेंटर है और जो स्टेट है ना, उन दोनों में ही डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। सेंटर अपने लेवल पर, स्टेट अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दोनों के ही सब्जेक्ट मैटर के अंदर, ठीक है, एक दूसरा इंटरफियरेंस नहीं करेगा। हालांकि कोऑर्डिनेट करते हुए वो जो है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर अपने जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ। डिवीजन ऑफ पावर्स के साथ साथ इसी पॉइंट को अगर हम आगे देखें तो जो पावर्स होती है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। तो एक पॉइंट ये बनता है कि भाई जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, वहां सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स होती हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मींस कुछ पावर्स सेंटर के पास, कुछ पावर्स आपका स्टेट के पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एलिमेंट है इसका रिजिडिटी। रिजिडिटी का मींस ये हुआ कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, उनमें अमेंडमेंट तो हो सकता है
चेंज तो उसको किया जा सकता है, बट उसको चेंज करना बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, और उसका जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं होता। ठीक है, किसी भी प्रोविजन को चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी उसमें अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते हैं जब तक जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है वो फॉलो ना हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट नामुमकिन नहीं है। ठीक है, आगे हम एक बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हैं वहां डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप, पूरी नागरिकता होगी, सेंट्रल लेवल पर अलग होगी, स्टेट लेवल पर अलग होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो डुअल पॉलिटी होगी, मींस सेंट्रल लेवल पर अलग होगा और आपका स्टेट के लेवल पर अलग होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि बाई कैमरल सिस्टम होगा, मींस बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हैं, ठीक है, वहां का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल होता है, मींस देयर भाई वहां पर 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर्स का, है ना, या डुअल पॉलिटी होगा, डुअल सिटीजनशिप होगा, एंड मैनी मोर। तो अगर ये एलिमेंट्स आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं, तो तुरंत समझ जाना कि ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं और डॉक्टर क्या काम करता है कि वो आपका टेस्ट कराता है, और टेस्ट कराने पर आपका जो ब्लड सैंपल है उसके माध्यम से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कुछ लक्षण पाए जाते हैं कि भाई आपको ना ये पर्टिकुलर डिजीज है, इस पर्टिकुलर बीमारी से आप सफर कर रहे हैं। ठीक उसी तरह उन कैरेक्टरिस्टिक्स से, उन लक्षणों से आपकी बीमारी का पता चला। ठीक उसी तरह ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अगर आप देखते हो, है ना, तो इनसे पता चलेगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं। अगर ये एलिमेंट वहां पर मौजूद हैं तो मानकर चलना कि ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका फेडरल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फेडरल फीचर्स के बारे में, और मैंने आपको फेडरल फीचर्स बताए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि यूनिटरी फीचर्स के बारे में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर्स को रखते हैं तो वो फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो यूनिटरी नेचर के हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम देखें तो जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वहां जो पावर होगी ना वो सेंट्रलाइज्ड होगी। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है सेंट्रलाइजेशन का, मींस देयर बाई कि जो पावर्स होंगी ना वो सेंट्रल लेवल पर होंगी, मींस मोस्टली एक ही गवर्नमेंट में होंगी, जबकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां पावर्स डिसेंट्रलाइज होती हैं, सेंटर के पास भी होती हैं, स्टेट के पास भी होती हैं। लेकिन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, एक ही गवर्नमेंट के पास होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहा आपका, सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई सिंगल गवर्नमेंट होगी, में होंगी आपका सिंगल गवर्नमेंट में होगी, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, कोई पावर्स जो है ना डिवाइड नहीं की जाएगी, एक ही गवर्नमेंट होगी और किसी भी पावर का डिवीजन नहीं होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई पावर डिवाइड नहीं होगी। वो पावर जो होंगी या जो पावर्स होंगी वो सारी की सारी किसके पास होंगी, एक ही गवर्नमेंट के पास होंगी, यूजुअली जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर के होते हैं वहां अगर हम सिटीजनशिप को देखें तो सिंगल होती है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप होगी। मींस देयर भाई कि भाई जब पावर सेंट्रलाइज्ड है तो सिटीजनशिप देने का काम भी वही गवर्नमेंट करेगी, है ना। फेडरल फीचर्स के अंदर क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है, लेकिन यहां क्या है, क्योंकि पावर एक के पास है तो यहां पर सिटीजनशिप भी कैसी है, आपका सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यूनिफॉर्म लॉज होंगे यहां पर, यूनिफॉर्म लॉज। ठीक है, अब चूंकि जब एक गवर्नमेंट बना रही है उसको और सारी पावर उसके पास है तो वो ऐसा लॉ बनाएगी जिसका नेचर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, सार्वभौमिक होगा। ठीक है,
ऐसे ही देखें, एक पॉइंट है इसके अंदर, एक कैरेक्टरिस्टिक और है, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट। तो यहां पर देखा जाए तो सेंट्रल का जो कंट्रोल होगा, है ना, वो आपका स्टेट के ऊपर होगा, जबकि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां सेंट्रल और स्टेट जो है ना आपका इंडिपेंडेंट काम करते हैं, और दोनों जो है ना वो एक दूसरे के एरियाज के अंदर इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम कि भाई एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या होगा, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर क्या है कि जो सारी पावर्स होंगी ना, वो सारी की सारी पावर्स जो है आपका एक ही गवर्नमेंट के पास होंगी, और यहां पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, और सारी पावर जो होगी वो यूजुअली एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक और है, और वो ये है कि सेंट्रल जो है ना वो एड भी देता है, किसको, स्टेट्स को। तो लिख सकते हैं सेंट्रल एड। तो देयर आर वेरियस फीचर्स जिनको हम आइडेंटिफाई अगर हम करें तो इनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा है, यूनिटरी नेचर का है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं कि जिन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, ठीक है, पावर सेंट्रलाइज होती हैं, ठीक है, कोई डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होता, सिंगल सिटीजनशिप होता है, इमरजेंसी के प्रोविजंस रखे गए हैं, और जो है पावर जो है ना केवल एक ही गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो सेंट्रल का कंट्रोल है वो स्टेट के ऊपर होता है, स्टेट के सब्जेक्ट, तो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पर भी वो लॉ बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए वो सारे के सारे जो फीचर्स है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी कनेक्शन में अब मैं आगे बढ़ता हूं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। जनरली हमने जाना कि जो फेडरल और यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और कौन से नहीं है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारा जो फेडरलिज्म है ना, वो ठीक वैसा ही है जैसे कनाडा का है। ठीक है, कनाडा में क्या है कि वहां पर भी फेडरल फीचर्स हैं और साथ साथ में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसके नेचर के बारे में बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या फेडरल फीचर्स हैं, क्या फेडरल फीचर्स हैं, अगर हैं तो कौन कौन से हैं, और प्रोविजन कहां कहां पर है। सेकंड, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी फीचर्स हैं, अगर हैं तो कौन कौन से हैं और कहां पर प्रोविजन है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने जब आपको यहां पर बताया था, तो इन्हीं फीचर्स को अब हम लोग जो है ना क्या काम करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर्च करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्या यूएसए की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड किए गए, है ना। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके फेडरल होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है। तो सवाल आता है कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तो आंसर इज यस। तो फर्स्ट फीचर हमको मिला, और वो फर्स्ट फीचर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लेंदी है, और इसका साइज जो है ना वो एलिफेंटाइन है, मींस बहुत ही विशाल काय है। और ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जब हम इसकी बात करेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कुछ बातें हैं जो रिलीवेंट हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देखोगे तो आपको 22 पार्ट्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे आप तो 395 मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स देखोगे तो आपको 12 मिलेंगी। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1949 ऑन द डेटेड ऑफ 26 ऑफ नवंबर, तो वहां पर केवल आपका जो शेड्यूल थी वो केवल 8 थी, बट एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। और लास्ट बात आती है
कि टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज की डेट तक 106 टाइम जो है चेंज किया जा चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उसके यहां इतने आर्टिकल्स नहीं है जितने हमारे यहां अमेंडमेंट्स है ना। तो कहने का मतलब है कि 22 पार्ट्स वाला, 395 आर्टिकल्स वाला, 12 शेड्यूल्स वाला और 106 अमेंडमेंट वाला, और साथ ही साथ एक प्रीएम्बल को रखने वाला, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात क्लियर होती है कि जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। मींस देयर भाई एक फीचर हमको मिल गया कि भाई एक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल नेचर का है, और वो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। दूसरी बात आती है कि क्या डिवीजन ऑफ पावर्स भी है हमारे यहां, दूसरी बात। तो सेकंड फीचर को देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। सवाल आता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया है? अगर डिवाइड किया गया है तो प्रोविजन कहां है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है 11, ठीक है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं आप देखेंगे आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, है ना। तो यहां पर लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात की गई है, और यहां डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी वो क्या होंगी। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आर्टिकल 245 से आप स्टडी कीजिए 255 तक, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको फाइनेंशियल रिलेशंस भी जानने हैं तो आप फर्दर चले जाइए 263 तक, ठीक है। और वहां इस पार्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि जो आपका सेंटर है ना, वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है, ठीक है। आपका स्टेट जो है वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है। तो वहां पर प्रोविजन दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट मैटर का लिस्ट नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर के लिस्ट को जानने के लिए अगर आप जान रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, तो साथ ही साथ आपको 7th शेड्यूल भी जानना चाहिए, 7th शेड्यूल। और ये 7th शेड्यूल जो है उन 12 शेड्यूल्स में से एक है, और यहां पर वो लिस्ट दी हुई है कि भाई हमारा जो सेंटर है या स्टेट है ना, वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकता है। तो एक लिस्ट का नाम है आपका यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट, एक है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं ना, पहले 97 हुआ करते थे, उनको मैं नहीं लिखूंगा, केवल बता के निकल जा रहा हूं। स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट में देखा जाए तो 61 सब्जेक्ट्स हैं, किसी जमाने में 66 हुआ करते थे। कॉन्करेंट लिस्ट में प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, किसी जमाने में आपका 47 हुआ करते थे, है ना। तो देखा जाए तो ये 100 सब्जेक्ट पर जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, इस पर लॉ बनाएगा आपका पार्लियामेंट, ठीक। जो आपका स्टेट लिस्ट है ना, उस पर जनरली आपका जो लॉ बनाएगा वो बनाएगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं, जब हम अपने लेक्चर को आगे ले जाएंगे तो बताएंगे कि भाई हमने पावर तो डिवाइड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर आपका पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, ठीक है। वो कैसे होंगी वो हम आगे जानेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरीके से डिजाइन है, ठीक है। तो इन जनरल जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर आपका स्टेट का लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर पार्लियामेंट भी जाकर इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है। ऐसे ही जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है वहां पर आपका पार्लियामेंट और आपका स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ में, है ना, लॉ बना सकते हैं, और दोनों को ही पावर है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब जैसे आप लॉ फील्ड के स्टूडेंट हो सभी, अब बहुत सारे कानून आप पढ़ते हो, जैसे पीनल लॉ पढ़ते हो, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते हो, एविडेंस पढ़ते हो, टीपीए पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, है ना, आप फैमिली लॉ पढ़ते हो। तो लॉ जितना भी है वो सारा का सारा
खासकर जो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे वो पीनल लॉ हो, आपका प्रोसीजर हो, है ना, चाहे वो आपका सिविल प्रोसीजर हो, चाहे एविडेंस हो, चाहे टीपीए हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट मैटर है ना, वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। आप जाइएगा और बेयर एक्ट ओपन कीजिएगा, 7th शेड्यूल का 3rd लिस्ट ओपन कर लेना, जिसको आप कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे लिखा मिल जाएगा क्या, पीनल लॉ, ठीक। सेकंड पे लिखा मिल जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। 13 पर लिखा मिल जाएगा आपको सीपीसी, है ना। तो इसी तरीके से आपको वहां पर देखना है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कौन सी एंट्री नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया, डिवीजन ऑफ पावर्स किया। पार्ट नंबर 11 में प्रोविजन मैंने आपको बताया 245 से लेकर 263 तक रख दिया। तो इस फीचर को देखकर हमको क्या लग रहा है कि भाई ये वाला फीचर भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। आगे बात करते हैं द नेक्स्ट फीचर, दैट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी, कठोरता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एलिमेंट भी जो है अवेलेबल है। तो यहां पर समझना चाहिए आप लोगों को कि जो रिजिडिटी है, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ज्यादा रिजिड होता है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की रिलीवेंसी देखूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 368 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करने की पावर्स और प्रोसीजर को बताता है। तो जब आप उसके क्लॉज 1 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 क्लॉज 1 को, तो वहां पर पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि भाई ठीक है, तुम जो है ना इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, तुम्हें पावर है, ठीक है। सेकंड जो क्लॉज है, ठीक है, उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि भाई प्रोविजन को चेंज करोगे तो प्रोसीजर क्या होगा। और उस प्रोसीजर में 2 तरीके के प्रोसीजर लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है स्पेशल मेजॉरिटी, मैं इसको एसएम लिख देता हूं, और दूसरा लिखा है हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 368 में नहीं है। जनरली अगर आप अमेंडमेंट की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो 3 तरीके से अमेंड हो रहा है। पहला सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे ऑर्डिनरी लॉज जो है ना पास हो जाते हैं, है ना। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी से। तीसरा है हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन प्लस आपका जो है स्पेशल मेजॉरिटी से। तो आर्टिकल 368 में केवल 2 ही बातें हैं, पहला स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, साथ ही साथ स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल जो मेजॉरिटी होती है वो होती है 2/3, और हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन में 50% से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, साथ ही साथ 2/3 का आपका मेजॉरिटी चाहिए। अब सवाल आता है ये 2/3 की मेजॉरिटी कैसे काउंट होगी। तो किसी भी हाउस में आप बिल लेकर जा रहे हो तो वहां पर जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग वोट दे रहे हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाकर वो बिल वहां से पास होगा। ठीक उसी प्रोसेस को आपको दूसरे हाउस से पास कराना पड़ेगा। तो 2/3 मेजॉरिटी मिलना नॉट अ इजी टास्क। मान लो कि 2/3 मेजॉरिटी एक हाउस में मिल गई आपको, ठीक है, फिर दूसरे हाउस में भी चाहिए, दूसरे हाउस में मिल गई मान लीजिए, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स को कम या ज्यादा करना चाहते हो, है ना, जो जुडिशरी है आपकी, है ना, उसमें पावर्स में उसके जुडिक्शन में कुछ चेंज करना चाहते हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंज करना चाहते हो, एंड मैनी मोर थिंग, जो आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में लिखा है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, कम से कम हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चाहिए। मींस आधे से ज्यादा राज्यों को क्या चाहिए, आपको अनुसमर्थन चाहिए, और साथ ही साथ आपको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर इस पार्ट को देखोगे तो जरा बताना कितना रिजिड है, कितना कठोर है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए, जितने राज्य हैं भारत के अंदर उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, तब जाकर आप उसे बदल पाओगे। दिस इज द ओनली रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, आपका रिजिड है, ठीक है। अगर इस फीचर को हम देखें तो इसकी रिलीवेंसी हमें यहां मिलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है
बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अगर हम देखेंगे तो देखो, इंडिया के अंदर सेंट्रल लेवल पर भी 2 हाउसेस हैं, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पर देखोगे तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर 2 हाउसेस नहीं है। कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही आपका लागू किया गया है। तो सवाल आता है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर इंडिया का क्या सिस्टम है, कि ये एलिमेंट हमें कहां मिलता है। तो जब आप देखेंगे ना आर्टिकल 79, तो वो पार्लियामेंट के फॉर्मेशन को बताता है और वो बताता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो 2 हाउसेस से मिलकर बनेगी। साथ 2 हाउसेस के साथ साथ क्या होगा, आपका प्रेसिडेंट होंगे और इन 2 हाउसेस के नाम उन्होंने रख दिए। क्या, फर्स्ट का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड का होगा हाउस ऑफ पीपल। अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट को जानते हैं हम राज्यसभा के नाम से और हाउस ऑफ पीपल को जानते हैं हम लोकसभा के नाम से। तो लोकसभा और राज्यसभा मींस देयर बाई काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, ये दोनों हाउसेस जो होंगे उनको हम बोल रहे हैं सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो आपको ये समझना है कि इंडिया बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट तो करता है बट ओनली इन सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर हमको समझना है। स्टेट लेवल पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही हाउस है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपका 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलो, तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये भी यहां पर जो है हमें देखने को मिला। आगे आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बात ठीक है, जब डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया तो पावर डिसेंट्रलाइज होगी, कुछ पावर स्टेट के पास चलेगी, कुछ पावर आपका सेंटर के पास चलेगी। और इसको हमने कहां देखा था, 7th शेड्यूल के अंदर देखा था, आर्टिकल 245 से लेकर आपका 255 तक देखा था। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है या उसे किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है, आर्टिकल 245 में लिखा है। और जो आपका स्टेट है वो पूरे स्टेट के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। हालांकि पार्लियामेंट इतनी कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के मामले में कि अगर उसने कोई एक लॉ बनाया है, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट है वो इंडियन टेरिटरी के बाहर है, तो वो लॉ भी वैलिड होगा अगर द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एप्लीकेबल होता है। मींस देयर बाई कि जिस जगह पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसका और हमारे लॉ का आपस में कोई कनेक्शन है, ठीक है, तब जाकर हमारा जो लॉ है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर भी अप्लाई हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में यही पढ़ाया जाता है। ये जो सारे के सारे आपके फीचर्स हैं, इनको देखते हुए हमको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, आपका फेडरल फीचर्स जो है ना वो इंक्लूड किए गए हैं। अब सवाल ये आता है, इनको तो हमने देख लिया कि फेडरल फीचर्स तो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्योरली फेडरल है? क्या सारे के सारे फीचर्स ही फेडरल है या कुछ यूनिटरी फीचर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, यूनिटरी फीचर्स की तरफ। तो बीच में फिर मैं आपको बता दूं कि आप अपने चाहे किसी भी लॉ स्कूल में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, कैंपस में हैं, ठीक है, जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सब्जेक्ट वाइज आपका प्रिपरेशन करना है डिटेल में, तो आप सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी का एक कोर्स आप परचेज कर सकते हो। मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये स्पेशली हमारी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ जो है ना प्रिपेयर किया है, और इसके माध्यम से आप क्या काम कर सकते हो कि आप आकर हमें ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें ये जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाइए और उसको क्लिक कीजिए और इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। और इन डिटेल आप देखिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आपको चीजें आसान करके दी जा रही हैं। आपको सब्जेक्ट मैटर के इंफॉर्मेशन के साथ साथ रीसेंट जजमेंट भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जो कंटेंट है ना, वो भी मिलेगा। इवन आप अगर अपने लॉ स्कूल के अंदर हैं तो आप कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को लिखेंगे
ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए, वो सारी ट्रिक और टेक्निक्स वहां पर बताई गई हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लेते हैं यूनिटरी फीचर्स के बारे में। तो यूनिटरी फीचर का जो प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला क्या है, सेंट्रलाइजेशन। यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन मामले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स जो हैं वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड नहीं होंगी, इवन वो सारी की सारी पावर जो है आपका सेंटर के पास ही रहेंगी। क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और वो कहां लिखे गए। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको मिल जाएगा। सवाल आता है कि सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक एलिमेंट है, एक सिलेंट फीचर भी है, ठीक है, तो सवाल आता है कि सिटीजनशिप कौन दे सकता है इंडिया के अंदर। तो क्या स्टेट कोई सिटीजनशिप दे सकता है ना। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको लेकर अगर हम पावर्स की बात करेंगे तो ये पावर जो है ना सेंट्रलाइज्ड है, और ये पावर किसके पास है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट लॉ बनाकर, ठीक है, आपको सिटीजनशिप दे सकती है। और ऐसे सारे प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पावर क्या हो गई, आपकी सेंट्रलाइज हो गई। सेकेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स आर्टिकल पढ़ना 155। अब देखिए जो गवर्नर्स होते हैं ना, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट स्टेट में किया जाता है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो स्टेट के पास नहीं है, ये पावर आपका सेंटर के पास है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना आपके गवर्नर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो इस कनेक्शन में आपको जानना पड़ेगा कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, जो यूनिटरी नेचर के हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर दिए गए हैं। तो दो बातें हो गई, पहला सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तीसरी बात आती है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो आपके 3 तरीके से रखे गए हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 352 में, सेकंड है आर्टिकल 356 में, और सेकंड है आर्टिकल 360 में। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, जो संवैधानिक तंत्र है ना, अगर वो विफल हो जाएगा तो उसमें इमरजेंसी की बात करता है, और आपका आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, यानी कि हम ये कहेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो पावर है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेंटर के पास है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेंटर के पास है, वो स्टेट के पास पावर नहीं है। तो इस फीचर को देखकर लगता है कि भाई ये फीचर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यूनिटरी है। हालांकि अभी ये कंक्लूजन नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर आपका यूनिटरी है, वो मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करके बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं कि और ऐसा कौन सा फीचर है जो पावर को सेंट्रलाइज करके दे रहा है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ A for areas, B for boundaries and N for name. A for area, B for boundaries, N for names. तो अगर भाई इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स,
तो इंडिया के अंदर जो स्टेट पहले से ही हैं, जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका फॉर्मेशन करना हो, है ना, दो राज्यों को तोड़कर, है ना, अलग अलग राज्य बनाने हैं, या दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है ना, या एक राज्य का कोई पार्ट लेकर दूसरे राज्य का कोई पार्ट लेकर, है ना, अलग राज्य बनाना है, उनके एरियाज को बदलना है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना है, ठीक है, या उनके नेम को चेंज करना है। तो आप याद रखना ABN, A फॉर एरिया, B फॉर बाउंड्री, N फॉर नेम्स। जैसे उत्तरांचल नाम था और उत्तरांचल से हमने चेंज किया क्या, उत्तराखंड। तो इस तरीके से देखा जाए जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनको आप फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा जो प्रोविजन है ना वो आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात आती है सेंट्रल एड की। सेंट्रल एड, सवाल आता है कि सेंट्रल एड होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कहां है। तो आर्टिकल 275 का स्टडी कीजिएगा, आर्टिकल 275। तो आर्टिकल 275 में सेंट्रल एड के बारे में बात की गई है कि मान लीजिए कोई स्टेट है और उस स्टेट के अंदर मान लीजिए फ्लड आ गया, है ना, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से वहां पर कुछ लॉस हो गया, डैमेजेस हो गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके स्टेट को क्या करेगा, ऐड करेगा, और यहां जो पावर है वो कहीं ना कहीं किसके पास है, आपका सेंटर के पास है, ठीक है। और लास्ट बात आती है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, कि भाई पार्लियामेंट अथॉरिटी रखता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, सेंट्रल अपने सब्जेक्ट मैटर पर, स्टेट अपने सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी है ओवर स्टेट लिस्ट। एक आर्टिकल है आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 कह रहा है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में, है ना, ये अगर जरूरी हो तो पार्लियामेंट जो है ना स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर भी लॉ बना सकता है। हालांकि उसका वहां पर प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से ऐसा लॉ बनेगा। बट समझने वाली बात यह है कि ये जो फीचर है वो कहीं ना कहीं स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पर, है ना, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है उस पर अपनी अथॉरिटी को दिखाता है। तो पावर कहीं ना कहीं किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये वो फीचर्स हैं, ठीक है, जिनको देखकर हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कैसा है, आपका यूनिटरी जो फीचर्स हैं उनको रखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो मैंने इस पूरे डिस्कशन में आपको फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब सवाल है कंक्लूजन का, कि कंक्लूजन में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नेचर के बारे में अपनी ओपिनियन क्या बनाएं। क्या फेडरल कहें इसको, क्या यूनिटरी कहें इसको, या दोनों का सिंथेसिस कहें। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये डिबेटेबल है, और आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है, इस फेवर में आप हमें ये बात बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिटरी है, आप इस फेवर में हमें ये बात बताओ। या जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नेचर क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि फेडरल फीचर्स के बारे में ही आपको बताना है, तो मैं कुछ एलिमेंट्स आपको दे रहा हूं, मैं कुछ आपको कंटेंट दे रहा हूं जिनके थ्रू आप जो है ना अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हो। अगर यूनिटरी फीचर के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं कुछ कंटेंट दूंगा जो सब सपोर्ट कर सकते हो, और इन कॉमन पूछा जा रहा है तब भी मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, इसके फेवर में आपको बताना है, तो आपको समझना है, क्या समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है तो किस किस ने कहा। तो यहां पर ओपिनियन बहुत मैटर करती है। तो अगर मैं ये बताऊं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का क्या स्टेटमेंट था, तो उनका कहना था कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो यूनिटरी नेचर के हैं और हमने सेंटर को बहुत ज्यादा पावर दी है, बट फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। मीन्स देयर बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब खुद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे, और साथ में ये भी मानते थे कि सेंटर को कुछ जगह पावर ज्यादा देती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें SR बॉम्बे के केस की, तो SR बॉम्बे केस में भी कोर्ट का यह मानना था कि संघवाद जो है ना वो संविधान का आवश्यक तत्व है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, और इन्होंने उसमें माना था
कि हमारा जो संघवाद है ना, वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है। अब इसके विपरीत जो कुछ विधि शास्त्री हैं या संविधान के ज्ञाता हैं, उनका क्या मानना था। जैसे एक है आपके केसी व्हीयर। तो केसी व्हीयर जो संविधान के ज्ञाता हैं, उनका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, एक परिसंघात्मक संविधान है, यानी कि भारत का संविधान एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर आप अपनी ओपिनियन के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे हैं, और बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आपके यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के। और इन कंक्लूजन आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर प्योरली फेडरल नाइदर यूनिटरी, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। यानी कि भारत का संविधान ना ही तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, अपितु दोनों का सम्मिश्रण है। इस तरीके से देखा जाए तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर सकते हो। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।